हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2024 का फिजिक्स का पेपर। वैसे फिजिक्स का जो पेपर आया 2024 में, ये कुछ क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन इसमें लेंदी मान सकते हो, बाकी इजी था, ठीक है। बट पेपर सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए होना चाहिए कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो और दूसरा नंबर पे आपको चाहिए होती है पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटजी। आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है। आप पेपर पढ़ें पहले, जो लेंदी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं, टफ क्वेश्चंस लग रहे हैं, उनको आप राउंड करके अलग कर लें। उनको आप लेट करेंगे जब आपके पास टाइम होगा। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, दोनों में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। जैसे आपने 24 में देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे आप, तो मैच द कॉलम वाले हैं इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं टाइम कंज्यूमिंग, हर ऑप्शन आपको मैच करना पड़ता है। तो इसके लिए आप इनको राउंड करके थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें, पहले इजी वाले क्वेश्चन कर लें। कम से कम 30-35 क्वेश्चन आप करके रखोगे तो नेक्स्ट आपके पास जब भी टाइम मिलता है आगे 15 मिनट में आप आखिरी के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देखते हैं। तो 2024 का पेपर लगभग 1-1.25 घंटे में हम पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 50 क्वेश्चन पूरे करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन देखो, स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहा है 3 to 1, 4 to 2, 5 to 2 और 6 to 2, सारे इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं। मतलब ये सीरीज बन रही है आपकी यहाँ पर बामर सीरीज। तो इसमें देखो उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ कहाँ पर रिलीज हो रही है, वेवलेंथ क्या है वैल्यूज़ की, वो आपको देखनी है। तो आपको क्लियर कट पता है कि एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिट करता है तो एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा E = hc/λ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिशन होगा En2 - En1 से, तो ये होगा hc/λ। तो एनर्जी का लैम्डा के साथ रिलेशन है इन्वर्स का। अगर एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी तो लैम्डा कम होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर 6 to 2 पे लिए। तो 6 to 2 के लिए इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो आप देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो सबसे कम वेवलेंथ चारों में ऑप्शन में से कौन सी है? फर्स्ट है। तो डी का यहाँ पर फर्स्ट होना चाहिए। तो एक ऑप्शन अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि डी का फर्स्ट होना चाहिए तो आप ऑप्शन चेक करें। तो ऑप्शन चेक करोगे आप देखो डी के अंदर देखेंगे आप डी के अंदर हाँ, चारों ऑप्शन अलग अलग हैं। तो डी के अंदर फर्स्ट अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है, बाकी करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगेन सेकंड क्वेश्चन देखो। इस कोड में जो पहला क्वेश्चन था वो भी आपका मैच द कॉलम था, सेकंड क्वेश्चन में वो भी आपका मैच द कॉलम है। देखो इसमें मैच आपको करना है। फर्स्ट लिस्ट में आपको मटेरियल्स दे रखे हैं, सेकंड लिस्ट में ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू दे रखी है। तो जैसा कि आपको पढ़ाया हुआ, देखो डायमैग्नेटिक है, फेरो है, पैरा है, नॉन मैग्नेटिक है। सबसे ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी वैल्यू किसके लिए होती है? फेरो के लिए। तो आप देखो फेरो के लिए सबसे ज़्यादा होगा तो फेरो बी है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू इसके लिए ये दी, ठीक है। डायमैग्नेटिक के लिए होती है, नॉन मैग्नेटिक के लिए तो 0 होगी, और डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होती है, और पैरामैग्नेटिक के लिए नॉर्मल वैल्यू मिल जाती है, नॉर्मल वैल्यू होती है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो जैसा ये सिंपल आपका थ्योरी बेस था। तो आप देखो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फर्स्ट का हो रहा है सेकंड, ए का सेकंड ये रहा, ठीक है। फेरो का है थर्ड, तो फेरो का थर्ड मतलब बी का थर्ड। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक नीडल ऑफ 0.049 टेस्ला, अ मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म 20 ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड्स एज शोन इन फिगर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है आपको, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट भी गिवन है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स पूछा है आपसे, एक्स की वैल्यू गिवन, एक्स की वैल्यू पूछी है आपसे। तो नीडल कुछ इस तरह से दे रखी है, देखो इस तरह से मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कर रही है। तो ऑसिलेशन के लिए आपको पता है, ऑसिलेशन के लिए जो फॉर्मूला है T = मैग्नेटिक, जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक नीडल का, जिसका मोमेंट ऑफ आई होता है, मैग्नेटिक मोमेंट m होता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो आप देखो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, इसमें फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हो। बट आप देखो सबसे पहले वैल्यू क्या क्या दे रखी है आपको। जो वैल्यूज़ गिवन है वो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.049 टेस्ला, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। टाइम पीरियड T बोला है 20 कंप्लीट ऑसिलेशन करता है 5 सेकेंड्स में। अगर 20 ऑसिलेशन 5 सेकेंड में करेगा तो एक ऑसिलेशन का टाइम क्या हुआ? एक ऑसिलेशन का टाइम 20 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है 5 सेकेंड में, तो 20 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है 5 सेकेंड में, एक ऑसिलेशन का टाइम हो जाएगा 5/20। तो टाइम पीरियड की वैल्यू है 1/4 सेकेंड्स। तो टी की वैल्यू पुट कर लोगे, ठीक है। फिर आपको दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है m की वैल्यू गिवन है x ×
10⁻⁵ ये वैल्यू आपको पुट करनी है इसमें। और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है इसी बी, आई भी गिवन है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो गिवन है वो है 9.8 × 10⁻⁵। ये सारी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है। टाइम पीरियड 1/4 है इक्वल्स टू 2π, और आई की वैल्यू है 9.8 × 10⁻⁵ अपॉन एम बी। तो एम की वैल्यू है एक्स की फॉर्म में, x × 10⁻⁵, और b की वैल्यू गिवन है 0.049 टेस्ला। कैलकुलेशन थोड़ी सी हो गई इसमें आपके पास, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, स्क्वायर करके आपका अंडर रूट हटेगा, 1/4 का स्क्वायर 16, 2π स्क्वायर गिवन है, और आपका 9.8। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे इसको तो आपको मैग्नेटिक x की जो वैल्यू मिलेगी आपको सॉल्व करने पर, और सॉल्व कर लेंगे अपनी x की वैल्यू जो मिल जाएगी इसमें, x की वैल्यू मिल जाती है इसमें, वो मिलेगी आपको 1280 पाई स्क्वायर, 1280 पाई स्क्वायर कैलकुलेट करने पर 1280 पाई स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वेव ऑप्टिक्स का है। वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, अनपोलराइज लाइट बीम स्ट्राइक अ ग्लास सरफेस एट ब्रूस्टर एंगल। तो ब्रूस्टर एंगल पे जब भी लाइट स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है विल बी कम्प्लीटली पोलराइज, एंड रिफ्रैक्टेड लाइट जो होती है वो होती है पार्शली पोलराइज। ये ब्रूस्टर एंगल वाले टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट ही है। बाकी आप देख सकते हो रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शियली गलत है, रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज ये भी ठीक है, बट रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज होती है, ये भी आपको लिखनी है इसमें। बोथ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज, ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट अगेन ये आपका सेमीकंडक्टर से आपके लिए बोला है, फॉर सोलर सेल IV कैरेक्टर्स लाइक्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता है सोलर सेल का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से आता है, I और V के बीच में इस तरह से ग्राफ बनता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। क्लियर, तो ये ऑप्शन तो सही है, ए करेक्ट आंसर, ए तो सही है। बी वाला देखें, बी में बोला रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड में करंट मेजर्ड। ठीक है, रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड में करंट मेजर होता है माइक्रो एम्पीयर, भी सही है, बट लिखा है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जब रिवर्स बायस है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो जंक्शन से दूर हट जाते हैं, तो करंट फ्लो होता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, तो बी तो गलत है। ठीक है, तो ए इज करेक्ट और बी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखें, अब ये एक न्यूमेरिकल है रे ऑप्टिक्स का। लाइट रे एंटर करिए थ्रू राइट एंगल प्रिज्म। प्रिज्म देखो कौन सा है, राइट एंगल प्रिज्म है एट ए पॉइंट पी। ठीक है, विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 एज शोन इन फिगर। इट ट्रेवल्स थ्रू अ प्रिज्म पैरेलल टू इट्स बेस BC। जब रे ट्रैवल कर रही है इनसाइड द प्रिज्म, वो बेस के पैरेलल ट्रैवल कर रही है और इमर्ज कर रही है फेस AC से। फेस AC जो है इसका जो रे इमर्जिंग रे है वो ये वाली है, इमर्जिंग रे इस तरह से। तो आप बताओ, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं पता, इसको हम लिख लेते हैं R1। अब यहाँ पर ये एंगल क्या है, ये वाला एंगल ले लिया R1, और ये एंगल आपको पता है यहाँ पर होता है R2, और ये एंगल है I2। I2 इक्वल्स टू 90 डिग्री दे रखा है और I1 इक्वल्स टू 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो I1 इक्वल्स टू 30 डिग्री गिवन है, R1 पता नहीं है, R2 पता नहीं है, मगर I2 90 गिवन है, और ये एंगल भी 90 गिवन है। प्रिज्म एंगल नॉर्मली 60 का होता है, बट इसमें ध्यान दें राइट एंगल प्रिज्म दे रखा है, तो 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो आपको सिंपली प्रिज्म वाले में कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, किसी तरह का कोई इसमें शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूला याद नहीं करना है। इसमें आप सिंपली आप स्नेल्स लॉ लगाएं, स्नेल लॉ फर्स्ट के लिए और सेकंड सरफेस के लिए। देखो फर्स्ट सरफेस के लिए लगाते हैं। फर्स्ट सरफेस कौन सी है? AB सरफेस। AB सरफेस के लिए आप स्नेल लॉ लगाएंगे, क्या है, μ1 sin I, मतलब sin I मतलब sin 30 है, इक्वल्स टू μ2 sin R। sin R की वैल्यू R1 ले लेता हूँ। ठीक है, 1 तो एयर होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, sin 30 1/2, और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आया sin R1। तो यहाँ से आप देखो sin R1 की वैल्यू जो है वो आ जाती है 1/2 म्यू। तो स्नेल लॉ लगाया फर्स्ट सरफेस के लिए। सिमिलर स्नेल लॉ लगाओ, सेकंड सरफेस है AB, AC के बाद AB के बाद AC सरफेस।
इस सरफेस के लिए भी आप स्नेल लॉ लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगाओगे साइन μ1 साइन R2 इक्वल्स टू μ2 साइन I2। सेकेंड सरफेस में आप ध्यान रखना, रे प्रिज्म से एयर में जा रही है, प्रिज्म से एयर में जा रही है, तो μ1 तो होगा म्यू, क्योंकि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। R2 की वैल्यू आपको पता नहीं है, साइन R2 लिख दिया, और μ2 एयर है 1, और साइन I2 साइन 90 साइन 90 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से साइन R2 की वैल्यू मिली आपको, वो मिल जाती है 1/μ। तो साइन R1 की वैल्यू 1/2μ, साइन R2 की वैल्यू 1/μ, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब ये भी आपको पता है प्रिज्म के अंदर तो ए जो होता है प्रिज्म एंगल वो R1 + R2 होता है, क्लियर। तो ए तो आपको गिवन है 90 डिग्री इक्वल्स टू R1 + R2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो R2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 90 - R1, 90 - R1, ये किसकी वैल्यू है? R2 की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर ये R2 की वैल्यू लिखे हम 90 - R1, तो यहाँ R2 की वैल्यू अगर मैं 90 - R1 लिखता हूँ तो 90 - R1 मतलब ये हो जाएगा cos R1 इक्वल्स टू 1/μ। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। साइन R1 ये हो गया 1/2μ, फर्स्ट इक्वेशन है। cos R1 1/μ सेकेंड इक्वेशन है, राइट। अब आपको पता है यहाँ पे cos R1 साइन R1 तो पूछा भी नहीं है, ना साइन R1 की वैल्यू की जरूरत है ना cos R1 की, हमें चाहिए म्यू। तो आप सिंपली रिलेशन लगा सकते हो, साइन स्क्वायर R1 + cos स्क्वायर R1 इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। जैसे आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, वो हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पर अब देखो, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर R1, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर R1 + cos स्क्वायर R1 क्या होता है? 1 होता है। तो इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा? 1/4μ स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर R1 की इसका स्क्वायर करें तो ये आएगा 1/μ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, 4μ स्क्वायर एलसीएम लिया तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 4 इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया 5/4μ स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो μ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5/4, ये 5 हो गया, 4 हो गया, μ स्क्वायर को लिख देते हैं इधर राइट साइड में। तो μ की वैल्यू क्या आएगी? इसका अंडर रूट, 5/4 का अंडर रूट। तो करेक्ट ऑप्शन देखो, 5/4 का अंडर रूट, 5 का अंडर रूट तो हो गया √5, 4 का अंडर रूट हो गया 2। तो ये करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। नेक्स्ट देखो, अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन। एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, सर्कुलर मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से पार्टिकल। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, 4 में से कौन सा करेक्ट है बताना है। पहला ऑप्शन है वेरिंग वेलोसिटी विद वेरिंग एक्सेलरेशन, दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी, तीसरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फोर्थ है कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सेलरेशन। इनमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। सर्कुलर मोशन में आपको पता है स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, यहाँ पे वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगी। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है बट वेलोसिटी ड्यू टू डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन की बात करूँ तो यहाँ देखो, एक्सेलरेशन यहाँ पर ए सी इधर होगा, पॉइंट ए पर इस तरफ है, जब पॉइंट बी पर पहुँचेगा पार्टिकल तब नीचे की तरफ है, पॉइंट सी पर पहुँचेगा पार्टिकल तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन भी कंटिन्यू वेरी कर रहा है, वेलोसिटी भी कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, दोनों वेरी करते हैं इसमें, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका फर्स्ट। नेक्स्ट आ जाओ, द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन 1/λ² एंड काइनेटिक एनर्जी। अब ये डी ब्रोगली मतलब मॉडर्न फिजिक्स का है। लैम्डा इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको पता है h/√2me होता है, ठीक है। तो √2me इक्वल्स टू h/λ हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर कर लो दोनों साइड तो 2me स्क्वायर हो गया, इस साइड आ जाएगा h/λ², h²/λ²। अब अगर e और λ² में रिलेशन देखें तो e प्रोपोर्शनल टू 1/λ²। थोड़ा यहाँ पे ग्राफ के लिए आपको सोचना पड़ेगा, ग्राफ e और लैम्डा के बीच में नहीं है, ग्राफ बोला जा रहा है 1/λ² का ग्राफ है। तो 1/λ² इटसेल्फ एक क्वांटिटी हो गई, ये पूरी की पूरी एक क्वांटिटी है और ये भी एक क्वांटिटी है। तो e प्रोपोर्शनल टू 1/λ², e को आपने रखा है ऐसे x एक्सिस पर, तो उसको मैं x मान लेता हूँ, प्रोपोर्शनल टू 1/λ²।
इस पूरी एक क्वांटिटी माननी है तो इसको मैं y मान लेता हूँ। तो क्या हुआ, x प्रोपोर्शनल टू y या y प्रोपोर्शनल टू x। कैसा ग्राफ आता है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। ग्राफ में कन्फ्यूज़न रहता है, ग्राफ ध्यान से पढ़ना है, ग्राफ किस किस के बीच में पूछा है। लैम्डा और ई के बीच में पूछा होता। देखो रिलेशन आपके पास ये वाला है, ई प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। अगर ई और लैम्डा के बीच में पूछा होता तो आता हाइपरबोला, ई और लैम्डा के बीच में पूछा होता, ठीक है। ई और लैम्डा स्क्वायर में पूछा होता तो आता रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ई और लैम्डा 1 लैम्डा स्क्वायर और ई में पूछा है तो आएगा स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट देखो, अगला करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। अ वायर ऑफ लेंथ L, रेजिस्टेंस 100 ओम इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। द फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज while the next 5 parts are connected in parallel. Then the two combination are again connected in series. The resistance of final resistance कितना है इसका। अब देखिए इसमें दे रखा है 100 ओम का एक वायर है, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी, तो एक ईच पार्ट का रेजिस्टेंस क्या आएगा। टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम, तो कितने पार्ट्स कर दिए इसके, n पार्ट्स कर दिए, तो n की वैल्यू 10 दे रखी है। तो जो रेजिस्टेंस आया एक पार्ट का वो आ जाएगा R/n से, मतलब 100/10, एक पार्ट का रेजिस्टेंस होगा 10 ओम, ठीक है। अब आपको दे रखा है 5 तो लगा दिए सीरीज में, R1 R2 R3 R4 R5, 5 पार्ट हो गए सीरीज में लगा दिए। 5 पार्ट पैरेलल में लगा दिए, एक पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये 5 पार्ट पैरेलल में लगा दिए। और पैरेलल पार्ट और सीरीज पार्ट इनको आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर 10, ये सब 10 ओम के हैं। कितने रेजिस्टेंस है, 5 हैं, तो 10 ओम के 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 50 आएगा प्लस, क्योंकि सीरीज में है। अब ये 10 ओम के 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो बेटा पैरेलल में आपको क्या फॉर्मूला लगाना होता है, R/n, ठीक है। R कितना है 10, कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़े आपने 5, ठीक। ये आपका 10/5, मतलब इसके कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस होगा 2 ओम और इनका सबका कॉम्बिनेशन होगा 50 ओम। तो 50 + 2 कितना हो गया आंसर, 52। तो करेक्ट ऑप्शन इसका थर्ड है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था, सिंपल सा, सीरीज पैरेलल दोनों मिक्स कर दिया, दोनों कंबाइन कर दिया। अगला देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ रॉड गिवन है, तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के लिए, पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, मतलब सेंटर के लिए पास होने वाले के लिए, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/12, ये होता है। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12। यहाँ पर आपने आई की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है 24 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट एसआई यूनिट का ध्यान रखना है आपको, एसआई यूनिट इसमें है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। मास दे रखा है 400 ग्राम, ठीक है। लेंथ आपको निकालनी है और नीचे 12 दे रखा है, होता है आई की वैल्यू में। तो यहाँ से लेंथ निकालना है आपको, तो 2 0 कैंसिल कर दिया। ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो हमने यूनिट कन्वर्ट नहीं किया, इसी को ऐसे रहने दो। लेंथ भी सेंटीमीटर में ऑप्शन दिख रहा है मुझे, लेंथ भी सेंटीमीटर में पूछी है आपसे, तो 4 से कैंसिल होगा 6 टाइम्स, ठीक है। तो L² की वैल्यू आ जाएगी 12 × 6। अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है इसका, L की वैल्यू एलसीएम 12 × 6, 72 का एलसीएम लेना है। अब सॉरी एलसीएम का अंडर रूट लेना है, तो 72 का अंडर रूट कितना आएगा, ठीक है। आप देखो इतने क्लोज ऑप्शन नहीं है कि आप 72 का अंडर रूट निकालने बैठ जाओ। आपके पास ऑप्शन है L = √72, तो पहला गलत हो गया, ठीक है। 72 का अंडर रूट अप्रॉक्स निकालें तो कितना आता है, 81 का आपको पता है 9 होता है, ठीक है। 8 का 64 होता है, तो 64 नहीं है, 81 भी नहीं है, बीच का आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ उसका 8.5, ठीक है। ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर। अगला देखो, लॉजिक गेट का, सेमीकंडक्टर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सेमीकंडक्टर के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। देखो अब दूसरा क्वेश्चन है, पहला सोलर सेल वाला किया है, लॉजिक गेट के 2 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। अब देखो, द आउटपुट वाई ऑफ द गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर पूछा है इसमें। चलो वाई, इसके लिए आउटपुट क्या आएगा, ठीक है भी। तो आउटपुट क्या आएगा इसका, या कौन से गेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो पहला तो ये ए हो गया, ये ए इनपुट, दोनों इनपुट में एक साथ कंबाइन कर दिया, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा ए बार, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा बी बार, और यहाँ पर दोनों को ऐड करेगा। ये कौन सा गेट है, ये है नैंड गेट, तो क्या करेगा, दोनों को ऐड कर देगा।
तो y इक्वल्स टू क्या करेगा, a बार प्लस b बार, इन दोनों को ऐड कर देगा और ऐड करके कंबाइंड बार लगता है, ठीक है। और इस कंबाइंड बार की अगर वैल्यू सॉल्व करें तो ये आता है a डॉट बी, राइट। अगर आपको ये बुलियन मैथमेटिक्स, बुलियन अलजेब्रा से आप कर सकते हो तो वैसे कर लो, अदरवाइज टेबल बना के, तो ट्रुथ टेबल बना के भी आउटपुट देखकर आप गेट बता सकते हो कैसा गेट बिहेव कर रहा है। तो ये एंड गेट की तरह रिजल्ट है इसका। नेक्स्ट देखो, वर्नियर कैलिपर। ये क्वेश्चन आपको स्क्रू गेज से या वर्नियर कैलिपर से जरूर आता है। तो ये देखो आप, वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इफ 1 MSD रिप्रेजेंट 0.1 mm, द वर्नियर कांस्टेंट इज। अब इसमें गिवन है n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू n डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन MSD, ठीक है। तो 1 VSD की वैल्यू आ जाएगी आपके पास n/n+1 MSD, राइट। तो 1 VSD की वैल्यू मिल गई। अब ये क्यों निकाली 1 VSD की वैल्यू, क्योंकि आपको वर्नियर कांस्टेंट चाहिए। वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 VSD की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 1 MSD माइनस n/n+1 MSD, ठीक है। अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 1 MSD आप बाहर निकाल दो, मेन स्केल डिवीजन का 1 बाहर निकाल दिया, तो 1 माइनस n/n+1 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, n+1 माइनस n हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/n+1। और दूसरा 1 MSD की वैल्यू वो देखो ध्यान से, ये दे रखा है 1 MSD रिप्रेजेंट्स 0.1 mm। तो 1 MSD एक मेन स्केल डिवीजन कितना पड़ता है, 0.1 mm। तो 0.1 mm यहाँ रख दिया मैंने, 0.1 mm, और यहाँ पर आ गया मेरे पास n का 1/n+1। तो ये आंसर है। और आप देखो ध्यान से देखें तो ऑप्शन में पूछा किस में, सेंटीमीटर में पूछा है आपको, तो 0.1 मिलीमीटर है, 0.1 मिलीमीटर को 0.01 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 1/n+1। तो अगर मैं 0.01 सेंटीमीटर लिखा तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1/100 इंटू 1/n+1, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड है। ये था वर्नियर स्केल का न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखो, ये नेक्स्ट, एट एनी इंस्टेंट टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल गिवन, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, फोर्स गिवन है, इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। इंस्टेंट पावर का फॉर्मूला होता है F.V, ठीक है। फोर्स कितना गिवन है, 5, मगर वेलोसिटी गिवन नहीं है, फोर्स तो गिवन है 5, चलो रखेंगे। v कहाँ से लाएं, तो v के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2t - 1, तो v इक्वल्स टू होता है dx/dt, पता है आपको, जब वेरिएबल होगा तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो 2t - 1 का डिफ्रेंशिएशन करूँ तो 2 आता है, 2t - 1 का, 2t का 2 होगा, 1 का तो 0 होता है। अब बताओ वेलोसिटी 2 आ गई, यहाँ रख देते हैं। तो पावर की वैल्यू क्या आ गई, 5 × 2 = 10, इजी, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a thin spherical shell is charged with by some source, the potential difference between 2 points, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। कौन कौन सा, एक तो सेंटर और एक सरफेस, सेंटर और सरफेस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो आप बताओ, ये है स्फेरिकल शेल, तो स्फेरिकल शेल के सरफेस पर और सेंटर में पोटेंशियल कैसा होता है, सेम होता है, ये भी आपने पढ़ा है। सेंटर पर इनसाइड कितना होता है, जितना सरफेस पर होता है। तो जब आपको डेल्टा V मतलब डिफरेंस पूछा जा रहा है, P पॉइंट तो सरफेस वाला पॉइंट हो गया, P लिखो, S लिखो, और सेंटर पॉइंट सेंटर VC लिख दिया। जबकि आपको पता है सब सेम होते हैं, तो वैल्यू सेम होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, ठीक है। कितनी वैल्यू होती है सरफेस की पोटेंशियल की, KQ/R होती है। अब सरफेस पे वही होती है, अंदर भी वही होती है, सेंटर पे भी होती है, सब जगह KQ/R ही होती है, तो डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट देखो, थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क है ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, एक डिस्क दे रखी है, बहुत पतली सी थिन डिस्क दे रखी है, इसको रख दिया पानी की सरफेस पर, ठीक है, पानी की सरफेस पर रखी हुई है। इसको आपको लिफ्ट करना है, तो आपको कितना फोर्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ये बोला है इसने।
तो फोर्स सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में पढ़ा है आपने, फोर्स अपॉन लेंथ इक्वल्स टू टी होता है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, टी इंटू एल। अब टेंशन तो हो गया सरफेस टेंशन, वो गिवन है, कितनी है 0.07, और लेंथ क्या होती है, इसकी लेंथ पूरी काउंट करेंगे, आउटर साइड वाली वो हो जाती है 2 पाई आर। ठीक है, तो 0.07 तो हो गया आपका 0.07 है सरफेस टेंशन 2, अगर 7 दिख गया तो पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हो हम। और रेडियस कितना है 4.5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है तो उसको मीटर बदलना पड़ेगा, इसके लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है, राइट। तो उसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू देखो, आप ऑप्शन देखना, ऑप्शन में आपको मिली न्यूटन गिवन है, मिली मतलब 10⁻³ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाया, 2 0 नीचे आ गए, और ये 7 से 7 कट हो गया। ठीक है, 22 इंटू 2, 22 इंटू 2 ये हो गया 44, और ये 4.5 को 9/2 लिख सकता हूँ, इंटू 10⁻⁴ मतलब मिली जरूर आएगा इसकी। अब देख लो आंसर, 44 इंटू 9/2 44 इंटू 9/2 करोगे, एक 0 आप यहाँ पर एक पॉइंट मिली के लिए -3 लिखोगे तो आप 4.4 भी कर सकते हो। अगर यहाँ -3 करना है मिली के लिए, क्योंकि मिली आ रहा है ऑप्शन में, तो मैंने उसको -3 कर दिया तो 4.4 कर दिया। तो 4.4 करूँगा 9 और 4.4, तो 4.4 का हाफ करूँगा तो 2.2 आ जाएगा, 2 से काट दिया इसको तो 2.2। अब 9 इंटू 2.2 कितना होगा, लगभग 18 के बाद 19 समथिंग आंसर आएगा, और मिली दे रखा है तो 19.8 मिली न्यूटन। पॉइंट डेसिमल पकड़ना है, डेसिमल प्लेस कहाँ हो रहा है, डेसिमल प्लेस देखोगे वो कितने 0 पीछे लग रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो मिली तो आ गया, -3 तो चला गया मिली में। अब आपके जो कैलकुलेशन कर रहे हो कहाँ किस ऑर्डर में वैल्यू आ रही है, एक पॉइंट आ रहा है 9 इंटू 2 18 के आसपास आंसर कौन सा 19.8, वो पॉइंट डेसिमल पॉइंट प्लेस दिख रहा है तो वो ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, इस हिसाब से करेक्ट आंसर सेकंड है। अगला देखो, अगेन लॉजिक गेट्स डिजिटल सेमीकंडक्टर का जो है न्यूमेरिकल है। लॉजिक सर्किट प्रोवाइड्स द आउटपुट y एज पर द फॉलोइंग टू टेबल। तो आपको बोला है कौन सा एक्सप्रेशन है आउटपुट के लिए, कौन सा एक्सप्रेशन है, तो आप देखो a 0 है, b 0 है, और यहाँ 1 आ गया, 0 1 का 0 हो गया, 1 0 का 1 हो गया, 1 1 का 0 हो गया। ठीक है, और ध्यान से देखोगे तो 0 1 0 1 यहाँ पे उल्टा हो रहा है, देखो 0 का 1 हो रहा है, 1 का 0 हो रहा है, 0 का 1 हो रहा है, 1 का 0 हो रहा है। ठीक है, तो b का क्या हुआ, आउटपुट जो मिल रहा है वो b का जस्ट रिवर्स मिल रहा है, तो b बार इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो b है उसका बार। ठीक है, तो y भी मिल रहा है, तो b बार इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, अगेन स्टेटमेंट वाला है, फर्स्ट एसएसए रीजन वाला है। तो पहला स्टेटमेंट है द पोटेंशियल P एट एक्सियल पॉइंट 2 मीटर डिस्टेंस सेंटर ऑफ द डायपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डायपोल मोमेंट का न्यूमेरिकल है, चार्ज गिवन, डायपोल मोमेंट गिवन है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है। तो आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है एक्सियल पॉइंट के लिए, वैसे तो फॉर्मूला होता है आपका पोटेंशियल का Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो है Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब एक्सियल पॉइंट के लिए cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 रखोगे 1 हो जाएगा, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, p की वैल्यू गिवन है, डायपोल मोमेंट कितना है देखो, डायपोल मोमेंट गिवन है 4 इंटू 10⁻⁶, और रेडियस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी बोली है 2 मीटर डिस्टेंस, तो 2 मीटर का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब ये आ गया पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पर 9 इंटू 10⁻3, ये 9 से -6 कैंसिल, 3 बचेगा। तो ये ऑप्शन दे रखा है इसमें कि 9 इंटू 10⁻3 वोल्ट है करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट 2 मीटर डिस्टेंस पे 9 इंटू 10⁻3 वोल्ट है। सेकंड स्टेटमेंट सेकंड पेज पे है, सॉरी एसेशन रीजन है, तो पहला एसेशन दे दिया, रीजन सेकंड पेज पे है। रीजन दे रखा है कि उस एसेशन का रीजन दे रखा है कि v की वैल्यू क्या होती है 2p/4 मतलब πε0, मतलब ये कह रहा है 2kp/r², जबकि फॉर्मूला मैंने लिखा अभी आपके सामने kp cos θ/r² होता है, 2 नहीं आता है, तो ये रीजन गलत है, एसेशन सही है। ठीक है, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन यहाँ, नेक्स्ट पेज पे ऑप्शन है ए इज फॉल्स, आर एसेशन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, गलत है, दोनों ट्रू गलत है, ए एंड आर, ए इज ट्रू बट आर इज, एसेशन सही है, रीजन गलत है, क्योंकि रीजन में फॉर्मूला ही गलत है।
नेक्स्ट देखो, अब टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी हुज ईएमएफ इज 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दे रखा है, व्हेन कनेक्टेड थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर और 4 ओम ये दे रखा है। सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट का न्यूमेरिकल है। क्या पूछा है इसमें, टर्मिनल वोल्टेज पूछा है। तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला पता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, E माइनस आई आर, ठीक है। और I कहाँ से लाऊं, R तो पता है आपके पास, ये कैपिटल R है ये वाला, E गिवन है, E कितना है 10 वोल्ट, स्मॉल r गिवन है 1 ओम, I की वैल्यू होती है E अपॉन R प्लस R, E कितना है 10 वोल्ट, R प्लस R, R 4 ओम है और स्मॉल r 1 ओम, तो ये आ गया 10 अपॉन 5, 2 ओम का, सॉरी 2 एम्पियर का करंट है। I कितना आ गया 2 एम्पियर, यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। हमें टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, E कितना दिया 10, I कितना है 2, स्मॉल r कितना है, स्मॉल r 1 है, तो 10 माइनस 2 क्या आ गया, 8 वोल्ट आ गया। करेक्ट ऑप्शन 4 था इसका, ठीक है। ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, ये तो सभी बच्चे कर लेते हैं। जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, जो सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, मेन जो था एसेशन रीजन स्टेटमेंट मैच द कॉलम वाले, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो करना जरूरी है अच्छी रैंक बनाने के लिए। अगला देखो, ये आ गया लेंज लॉपर बेस्ड डायरेक्शन वाला न्यूमेरिकल है। आपका मैग्नेट, दो सोलेनॉइड्स रखे हैं 1 एंड 2, इसके अंदर बीच में एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट को ध्यान से देखोगे तो नॉर्थ साउथ है, साउथ पोल जो है वो टुवर्ड्स सोलेनॉइड 2 की तरफ मूव कर रहा है, मूवमेंट है जरूर, फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। अब आपको पता है नॉर्थ टू साउथ जाना है, अगर तो नॉर्थ टू साउथ जाएगा, तो इसमें क्लियर है आपको कि यहाँ पर अगर नॉर्थ दूर जाएगा तो यहाँ पर साउथ बनेगा, ठीक है, और साउथ अगर पास जाएगा तो अपोज करने के लिए यहाँ भी आपका साउथ बनेगा, दोनों जगह साउथ बनेगा, दोनों सोलेनॉइड में। अगर यहाँ से देखें साउथ बनेगा तो ये इस साइड से देखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ऐसे ऐसे करंट फ्लो होगा, इस तरह साउथ बनेगा तो, ठीक है, करंट फ्लो होगा, साउथ बनेगा इस तरह से देखो, तो ये डायरेक्शन रहेगी करंट की, यहाँ से देखेंगे तो ये डायरेक्शन रहेगी करंट की, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा A टू B, क्लियर। यहाँ से देखो वायर A से शुरू हो रहा है, यूँ पीछे से घूम, A से शुरू होगा, पीछे से घूम कैसे आ रहा है, लास्ट एंड यहाँ दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे देखो तो साउथ बनेगा तो करंट ऐसे फ्लो होगा, पीछे से निकल के आ रहा है B की तरफ ऐसे, तो A से शुरू होगा B की तरफ आएगा करंट, तो A टू B डायरेक्शन हो गई फर्स्ट सोलेनॉइड में। सेकेंड वाला देख लो, सेकेंड वाले में यहाँ से साउथ बनेगा, C पॉइंट वायर ये रहा, वायर ऐसे बाउंड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे साउथ बनेगा तो साउथ का मतलब आपको पता है करंट इस तरह से फ्लो होगा, अब करंट इस तरह से फ्लो होगा तो क्या होगा, इस तरह से आएगा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन रहेगी, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है तो C से बाहर आ रहा है करंट, तो D से अंदर जाएगा तो C से बाहर आएगा, ठीक है। तो एक तो ये साउथ और नॉर्थ लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, तो डायरेक्शन हो गई A टू B फर्स्ट सोलेनॉइड में और D टू C सेकेंड सोलेनॉइड में। A टू B एंड D टू C कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड। इसका एक तरीका और है, या तो साउथ बना के कर लो, पोल डायरेक्शन बना के, साउथ दूर जा रहा है तो क्या होगा, साउथ दूर जा रहा है तो यहाँ पर जैसे यहाँ से नॉर्थ जो है दूर जा रहा है तो साउथ बनेगा, साउथ पास आ रहा है तो यहाँ पे अपोज करने के लिए साउथ बनेगा। बट दूसरा है मैग्नेटिक फ्लक्स से भी आप देख सकते हो उसको। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब आपको पता है मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और घूम के साउथ की तरफ ऐसे आती हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से, नॉर्थ से बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी और साउथ की तरफ ऐसे आती हैं। तो अगर मैग्नेट को आप सोलेनॉइड 2 की तरफ ले जाओगे तो इस सोलेनॉइड 1 का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई वो डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर नॉर्थ जो लाइंस आ रही हैं उसको दूर ले जाओगे तो सोलेनॉइड 1 का जो है, सोलेनॉइड 1 में फ्लक्स जो होगा वो डिक्रीज होगा, और फ्लक्स डिक्रीज होगा तो क्या करेगा, सोलेनॉइड का जो करंट होगा इंड्यूस करंट वो इस फ्लक्स को बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा कैसे, आप देखो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना चाहिए तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से आएगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन ये वाली है, ये फ्लक्स की डायरेक्शन है। अगर नॉर्थ दूर जा रहा है तो फ्लक्स घट रहा है, तो इसी घटे हुए फ्लक्स को बढ़ाने के लिए उसको करंट को फ्लो होना पड़ेगा, और इसी घटे हुए फ्लक्स को बढ़ाने के लिए करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पर ये फ्लक्स बढ़ेगा कैसे, इस तरह से बढ़ाना है, और फ्लक्स ऐसे बढ़ाना है तो करंट तो ऐसे फ्लो होगा, ये फ्लक्स ऐसे बढ़ाना है तो करंट ऐसे फ्लो होगा। इसका देखो आप पिंक कलर का दिख रहा है, ये मैग्नेट का फ्लक्स था, ये दूर जा रहा था, ये वाला फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घट रहा है
फ्लक्स घटेगा तो फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा, और ये फ्लक्स कौन बढ़ाएगा? इंड्यूस करंट। और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, अगर फ्लक्स को देखो, फ्लक्स को मैं थंब से रख रहा हूँ तो करंट की डायरेक्शन फिंगर्स बताएगी, तो ऐसे फिंगर्स घूमेगी, टर्न होगी, तो आपको दिख रहा है करंट ए टू बी। तो फ्लक्स के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से भी निकाल सकते हो, नॉर्थ साउथ बना के भी निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके, जैसा आपको समझ में आया, जैसा आपने पढ़ा है उस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, ए बी टू, ए बी एंड डी सी। अगला देखिए, ये बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बड़े रेशो, सिंपल रेशो बेस्ड है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर आपने सबने पढ़ा है, वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स टू होता है एन एस अपॉन एन पी। ठीक है, सिंपल है। वोल्टेज जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो अगर वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अब बताओ उसमें क्या दे रखा है? एनपी और एनएस 1/2 दे रखा है। पूछा इसने वीएस अपॉन वीपी है, पूछा वीएस अपॉन वीपी है, वीएस अपॉन वीपी पूछा है, और ये एनपी अपॉन एनएस, ये हमें चाहिए एनएस अपॉन एनपी। यहाँ एनपी अपॉन एनएस दे रखा तो उल्टा कर देता हूँ, 2:1 हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सिंपल है, 2:1 ही। कुछ न्यूमेरिकल तो फॉर्मूला बेस्ड ही हैं जो आप इजीली कर सकते हो। अगला देखें, नेक्स्ट। अब देखो ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का न्यूमेरिकल है, और मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला है। एक टाइटली वाउंड कॉइल दे रखी है, 100 टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 गिवन है, रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे 10/100, ये मीटर में आ गया, 1/10 या 0.1, रेडियस आ गया 0.1 मीटर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द कॉइल, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0 Ni/2r, ये फॉर्मूला लगाना है, और इस फॉर्मूला लगा के आप आराम से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100, करंट कितना फ्लो हुआ? 7। ठीक है, पाई को 22/7 रख लेंगे अब, और 2, रेडियस कितनी है? 0.1। ठीक है, तो पाई को जैसे रख दिया, पाई को 22/7 रख दो, 0 कैंसिल कर लेते हैं, पहले पॉइंट हटाएं है वाला, एक 0 और ऊपर आ जाएगा, 3 0 हो गए, 4 हो गया, पाई को रख दिया 22/7, यहाँ पर 100, और ये 3 0 हो गए, 3 0 कम कर दो तो -4 हो गया, 7 है, और यहाँ पर आएगा 10⁻⁻4, और नीचे 2 और है, 7 से 7 कट गया, 2 से 4 काट दो 2 टाइम्स, तो 22 × 2 44, आंसर आ गया सर 44 × 10⁻⁻4। बट देखो आंसर सारे 44 है, 4 तो दिख ही रहा है, करेक्ट ऑप्शन तुम्हें निकालना आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो 44 का मतलब समझ में आ रहा है × 10⁻⁻4 है, तो अगर मैं -1 हटाता हूँ तो आपको पता है एक पॉइंट आ जाएगा इधर, तो ये हो गया 4.4, अब बचेगा यहाँ पे -3, तो फिर आ गया आंसर 4.4 मिली टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड भी रखेंगे, ध्यान भी रखेंगे, गलत आंसर टिक नहीं करना है, गलत हो जाएगा तो ध्यान से सॉल्व करना है इसको। अगला देखो, इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये तो ठीक है, आपने पढ़ा एटम के बारे में, एटम में न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो न्यूट्रली चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव आपके न्यूट्रल होता है, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट बोला है कि एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। क्या सारे एटम स्टेबल होते हैं? नहीं, हैवी एलिमेंट्स जो होते हैं जो रेडियो एक्टिविटी भी शो करते हैं वो कहाँ होते हैं? वो तो स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, राइट। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखो, द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन। अब यहाँ पर पूछा है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के डायमेंशन की सेम होनी चाहिए। सॉलिड एंगल का मतलब एंगल कोई भी हो, सॉलिड हो चाहे कोई भी एंगल हो, वो तो डायमेंशन लेस होता है। m0, l0, t0, ये सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की डायमेंशन है। ठीक है, अब सॉलिड एंगल की डायमेंशन रखी तो डायमेंशन क्या होती है? 0 0। तो आपको पता होना चाहिए इसमें किसकी डायमेंशन 0 0 है। एंगुलर स्पीड स्ट्रेस की तो होती है, स्ट्रेन और एंगल की,
स्ट्रेन एंड एंगल, ठीक है। स्ट्रेन तो आपको पता है लेंथ अपॉन लेंथ, और एंगल आपको पता है आर्क अपॉन रेडियस। तो स्ट्रेन और एंगल ये आपकी डायमेंशन लेस होती हैं। स्ट्रेस अगेन डायमेंशन होती है स्ट्रेस की, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं अपन, एंगल की नहीं होती हैं। तो इसमें दोनों की डायमेंशन है, इसमें दोनों की नहीं है। इसमें स्ट्रेस की होती है, एंगल की नहीं होती है। इसमें स्ट्रेन की तो नहीं होती, बट आर की तो होती है ना। आर क्या होती है? लेंथ होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सेकंड हो गया इसका। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बोला है सीज द वेलोसिटी, ठीक है, ये हो गया EMW का, नहीं ये हो गया मॉडर्न फिजिक्स का अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन हो गया। द एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू h न्यू। आपको 5 दे रखे हैं स्टेटमेंट्स, बताना है कौन कौन सा सही है, सही स्टेटमेंट्स बताने हैं आपको। तो पहला एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू h न्यू पढ़ा है, सही है। वेलोसिटी ऑफ फोटोन सी सही है। मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है लैम्डा इक्वल्स टू, मोमेंटम का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो आपसे निकाल सकते हो, P इक्वल्स टू h बाय लैम्डा। तो P इक्वल्स टू क्या होता है? h बाय लैम्डा। लैम्डा इक्वल्स टू h बाय P होता है, तो P इक्वल्स टू h बाय लैम्डा हुआ। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है? h बाय लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो C बाय म्यू रख सकता हूँ, तो ये भी सही है थर्ड। तो A भी सही है, B भी सही है, C भी सही है। फोर्थ, फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन हो रहा है, बोथ टोटल एनर्जी टोटल मोमेंटम। अब कोलिजन होगा तो टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, D भी। फिफ्थ ऑप्शन दे रखा है फोटोन पोजेसेस पॉजिटिव चार्ज। तो फोटोन पॉजिटिव चार्ज होता ही नहीं फोटोन पे, तो आपको पता है न्यूट्रल होता है। तो ABCD 4 ऑप्शन वाला करेक्ट आंसर है थर्ड, ठीक है। अगला देखो, ये आ गया सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन। A bob whirled in the horizontal plane by means of string, initial speed omega rpm दे रखी है, the tension in the string is T, the speed becomes 2 omega while keeping the same radius, the tension। तो T मतलब फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर r। तो पहले टेंशन T थी क्योंकि पहले ओमेगा था। अब नई टेंशन निकालें T डैश, ओमेगा आपने क्या कर दिया? ओमेगा आपने कर दिया डबल, ओमेगा आपने कर दिया डबल, लिखा है इसमें ओमेगा कितना कर दिया हमने? 2 ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ओमेगा रख देता हूँ मैं, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 4m ओमेगा स्क्वायर r। m ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू T है, तो नया टेंशन जो हो जाएगा T डैश वो 4T हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला था, सिंपल सा फॉर्मूला बेस न्यूमेरिकल था, तो टेंशन हो गया 4T। अगर ओमेगा हम क्या करेंगे? डबल कर देंगे। तो नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, जो सिंपल आपको अगर SHM की इक्वेशन पता है तो आप इजीली कर सकते हो। इक्वेशन भी आपको पता है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 होती है। तो यहाँ वाली इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ, ये 5 आ गया, साइन आ गया, पाई टी हो गया, प्लस इसको तो पूछा नहीं फेस का, तो क्या पूछा इसने? एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। तो एम्पलीट्यूड तो क्या आ गया? a इक्वल्स टू 5, वो तो सीधा दिख रहा है। टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको पता है T इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी होता है। तो T इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा हो गया, तो 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा कितना है? ओमेगा यहाँ पे ओमेगा पाई है, पाई से पाई कट गया, 2 सेकेंड। तो A की वैल्यू 5 और टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकेंड, करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड। अब अच्छा 5 सेंटीमीटर 5 मीटर, ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो आप देखो यहाँ पे x की वैल्यू मीटर में दे रखी है, जल्दी में नहीं, बहुत ईजी लगा, बहुत अच्छा लगा, जल्दी में कॉन्फिडेंस में टिक करके आगे कुछ भी 5 और 2। ध्यान से ऑप्शन तो देखने ही बनते हैं कि ये थर्ड ऑप्शन में भी 5 और 2 है, फोर्थ सेकंड में भी 5 और 2 है, बट हमें मीटर दे रखा है, तो ये गलत हुआ, ये करेक्ट हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखें टिक करने से पहले। अगला देखो, थर्मोडायनेमिक्स का एक न्यूमेरिकल दिया है, इसमें BC पाथ के लिए वर्क डन पूछा है। तो आपने सारे प्रोसेस पढ़े, आइसोबैरिक होता है, आइसोकोरिक होता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस दिख रहा है आपको? P और V के बीच में ग्राफ जो बना रखा है उसके BC पाथ के लिए। तो BC पाथ ये रहा, ये वाला। इस BC पाथ पे देखोगे तो वॉल्यूम 400 दे रखा है, वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। तो सेकेंड ऑप्शन ईजी था ये। नेक्स्ट देखो, इन द न्यूक्लियर एमिशन स्टेट अबव द मास नंबर एटॉमिक नंबर प्रोडक्ट क्यू पूछा है। तो आपका ये शुरू हो रहा है 82 से, x लिखा हुआ है ऊपर 290, एमिशन है 82, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का आप कह सकते हो उसको अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है सबसे पहले। तो अल्फा मतलब होता है 2He4, तो 2He4, तो अब यहाँ पे जो y आएगा 2He4 माइनस कर दो, यहाँ से 4
निकलेगा तो आ जाएगा 286 और 82 से 2 निकलेगा तो आ जाएगा 80। ठीक है, अल्फा के बाद नेक्स्ट पार्टिकल निकल रहा है वो है पॉजिट्रॉन। तो जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो यहाँ पे तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा 286 का 86, और यहाँ पर पॉजिट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 79। ठीक है, देन Z के बाद आगे चलें तो P दिखा दिया, मगर P निकलने से पहले यहाँ पर कौन सा पार्टिकल एमिट हुआ है, बीटा, मतलब इलेक्ट्रॉन E-10, उसको बीटा माइनस कहते हैं। तो जैसे ही माइनस वाला निकलेगा तो P की वाली ये वाली वैल्यू एटॉमिक नंबर जो होगा वो 80 हो जाएगा, ऊपर तो फर्क पड़ नहीं रहा, कोई 286 ही रहेगा। लास्ट में P के बाद जब फाइनली Q लेना है हमें तो फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला है यहाँ पर। ठीक है, पहले बीटा बोल दिया, बाद में उसी को इलेक्ट्रॉन बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर तो चेंज आएगा नहीं 286, और यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे हो जाएगा 81। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 286 एंड 81, वह फर्स्ट ऑप्शन इसका। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए E+ मतलब पॉजिट्रॉन होता है, पता ही आपको, E+ पॉजिट्रॉन होता है, और बीटा माइनस वो इलेक्ट्रॉन होता है, फिर बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन होता है, आगे वापस E- दे दिया तो वो भी इलेक्ट्रॉन ही है। तो सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला, प्लस करना था 1, यहाँ भी फिर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फिर +1 करना था। ठीक है, इजी था ये भी। अब 2 बॉडीज A एंड B ऑफ सेम मास अंडरगो कंप्लीटली इलास्टिक कंप्लीटली इलास्टिक मतलब परफेक्टली इलास्टिक है, तो आपको पता है दोनों बॉडी स्टिक हो जाती है, बट A बॉडी जो है वो मूव कर रही है V1 से, ये बॉडी का मूवमेंट है V1 से, B बॉडी रेस्ट में दे रखी है आपको। ठीक है, और परफेक्टली इलास्टिक है, इसका मतलब दोनों बॉडीज कंबाइंड हो जाती हैं, A+B हो गया, और इसकी स्पीड बाद में कंबाइंडली V2 हो जाती है। ये बोला तो वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज V2। तो V1 V2 का रेशियो पूछा है, हम क्या करें इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बॉडीज कैसी हैं, सेम मास की, तो सभी का मास m मान लो, इसका मास भी m, इसका मास भी m, यहाँ पे मास हो जाएगा 2m। तो पहले मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल। इनिशियल मोमेंटम कितना है, वो आ गया mv1, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो 2m, और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 2mv2, m से m कैंसिल, बड़ा इजी हो गया। मोमेंटम का बहुत इजी, कोलिजन का बहुत इजी सा न्यूमेरिकल दिया आपको, ये v1/v2 आ जाएगा 2:1। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका थर्ड। कुछ तो बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ इजी हैं, कुछ बहुत इजी हैं, कुछ बहुत जो है 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हार्ड हैं या टफ है या लेंथी कह सकते हो। अगला देखो, ये भी बहुत इजी है, व्हीट स्टोन ब्रिज सबने किया है। व्हीट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड है, हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो बैलेंस होगा तो ये वाला हटा दें, ऊपर वाले 2 सीरीज में, नीचे वाले 2 सीरीज में, आपस में पैरेलल में। तो ऊपर वाले 2 सीरीज में हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले 2 सीरीज में तो 2 × 2 अपॉन 2 + 2 कितना होगा, ये तो 1 हो गया, ऊपर 1 नीचे 1 और आपस में पैरेलल में है। तो C इक्विवेलेंट जो आएगा, ऊपर 1 नीचे भी 1, तो आंसर क्या आ गया 2 माइक्रो फैरेड। ठीक है, तो A और B के बीच में पूछा था, बस इन दोनों को सॉल्व कर लिया 1 हो गया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया 1 हो गया, आपने सॉल्व कर लिया तो 2 हो गया, सेकेंड ऑप्शन में। चलिए अगला देखो, ये भी NLM का फोर्स का जो NLM का फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं उस तरह का एक न्यूमेरिकल आपको दिया है। इसमें 2 kg 3 kg 2 ब्लॉक्स दे रखे हैं और 10 न्यूटन का फोर्स दिया है। ठीक है, तो ये तो बेसिक न्यूमेरिकल है, आप सबने किया है, NLM पढ़ा हो सबने, ये वाला क्वेश्चन तो किया ही होगा, ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन हो गया। 10 न्यूटन का टोटल फोर्स लगाया, आपको पता है। पूछा क्या इसमें, फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, मतलब बीच में जो फोर्स है इसको कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हो हम, स्मॉल f। तो 10 न्यूटन दोनों को धकेल रहा है, एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो 10 अपॉन टोटल मास कितना हो गया 5, एक्सेलेरेशन हो गया 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर का, राइट। तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, ये 10 न्यूटन दोनों को धकेल रहा है, ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा F, ये 3 को धकेलेगा, तो F इक्वल्स टू आपको पता है ma होता है, m कितना है 3 किलो, a कितना था 2, तो आंसर आएगा 6 न्यूटन। ठीक है, तो 6 न्यूटन आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है 6। ये बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट, ये भी रोटेशन पढ़ा है, रोलिंग मोशन पढ़ा है आपने, तो आपको पता है इसमें बड़ा इजी सा ये भी न्यूमेरिकल है कि आपने व्हील दे दिया, एक व्हील ऑफ दे रखा है आपको, रोल कर रहा है, लीनियर स्पीड v है इसकी, पूरा जो व्हील की स्पीड दे रखी है वो v दे रखी है।
P और Q दो पॉइंट दे रखे हैं, P टॉप पॉइंट है, Q बॉटम पॉइंट है। तो रोल करते हुए व्हील का आपको पता है P पॉइंट पे जो स्पीड होती है, टॉप पॉइंट पे जो स्पीड होती है वो पढ़ा है आपने कि यहाँ पे स्पीड होती है 2v, और जो बॉटम पॉइंट होता है इसकी स्पीड तो 0 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर देखें हमें पता है, अगर ये बात हमने पढ़ा है ये वाली बात, तो पॉइंट P है 0 स्पीड गलत है, पॉइंट P मूव्स स्लोअर देन, ये भी गलत है, पॉइंट P मूव्स फास्टर देन Q, ये सही है थर्ड आंसर, बोथ सेम स्पीड, ये गलत है। ठीक है, इजी था। तो मास ऑफ प्लैनेट दे रखा है 1/10, देखो अर्थ का डायमीटर दे रखा है, एक्शन ड्यू टू एक्सेलेरेशन पूछा था, एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू आपको पता है इक्वल्स टू gm/r² होता है, जी कौन सा, कैपिटल gm/r²। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन हो गया gm/r², और अर्थ की सरफेस पे g होता है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। हम ऐसे प्लैनेट में जा रहे हैं जहाँ पे मास क्या हो गया, मास हो गया 1/3, तो g तो कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, मास हो गया 1/3 रख दिया, और डायमीटर हाफ कर दिया, तो हाफ कर दूंगा तो r² था, अब r/2 का स्क्वायर करना है, तो r²/4 हो गया, r/2 का स्क्वायर करना है, r²/4 कर दिया, यहाँ पे 2 नहीं करोगे 4 करना है, राइट। तो gm/r² की जगह g रख सकते हैं, ये आ गया 4/10g। ठीक है, इनिशियली जो एक्सेलेरेशन होता है, तो यहाँ पर g कितना होगा, तो 4/10 होगा, मतलब 0.4g होगा, 0.4g। अब 0.4g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 लेता हूँ तो उसका 0.4 लगभग समझ में आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आएगा, फर्स्ट होगा इसका। सरफेस पे कितना होता है 10, ये इस प्लेनेट पे कितना होगा 10 का 0.4 मतलब लगभग 4 के आसपास। 10 नहीं लूँगा, अगर मैं 9.8 लूँगा तो एक्जैक्टली 3.92 आ जाएगा आंसर। ये भी बड़ा ईजी था, सबने किया, अलग अलग प्लैनेट्स के लिए जी निकाले हैं, एस्केप वेलोसिटी निकाली है। नेक्स्ट आ जाओ, मैक्सिमम एलोकेशन ऑफ स्टील वायर कितना दे रखा है, 1 इलास्टिक लिमिट दे रखी है, मतलब ये सब दे रखा है आपको। तो आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मूला आपको पता है, यंग्स मॉडुलस का y इक्वल्स टू स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है इसमें लॉन्गिट्यूडनल डेल्टा एल अपॉन एल, फॉर्मूला आपको पता है F हो गया, L हो गया अपॉन डेल्टा एल A हो गया। हमें क्या चाहिए इसके अंदर, हमें चाहिए मैक्सिमम एलोंगेशन, मतलब डेल्टा एल चाहिए, तो डेल्टा एल चाहिए। ठीक है, F रख दो, L रख दो, Y और A। ध्यान से देखिए क्या सारी वैल्यू गिवन है, स्टील वायर की लेंथ दे रखी 1, F कितना दे रखा है 8 इंटू 10⁻³ का तो फोर्स दे रखा है 10⁸ का। ठीक है, लेंथ कितनी है 1, और जाओ कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू 2 इंटू 10⁻11 दे रखी है। एरिया कितना है, एरिया के लिए आपको दिया है, एरिया के लिए अच्छा एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, F/A की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, देख लो F/A की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, 2 इंटू 10⁻, दे रखा है। इलास्टिक लिमिट दिए हैं, इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेस होता है, इलास्टिक लिमिट से थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बोला है, यूनिट से आप चेक कर सकते हैं N/m²। तो ये F/A की वैल्यू आपने पुट कर दी, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी 2 इंटू 10⁻11, F/A की वैल्यू पुट कर दी, तो अब आगे जरूरत ही नहीं कुछ भी, ये वैल्यू दे रखी है सीधी सीधी। तो आंसर 8 से कैंसिल होगा तो क्या होगा 4 आएगा, 4 इंटू 8 11, कितने जीरो बचेंगे 3, ऊपर आएगा तो -3, तो 4 mm हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन है इसका सेकेंड। ईजी है, ये तो आपका ईजी था, जो सिंपल फार्मूला बेस्ड जो करते हैं, सबसे पहले चैप्टर पढ़ते हो, कोई भी चैप्टर पढ़ते हो उसके अंदर फार्मूला पढ़ते हो। फिजिक्स में आपने पढ़ा स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस पढ़ा, तो उसका जो पहला न्यूमेरिकल करते हो उसी टाइप का न्यूमेरिकल है, बड़ा ईजी है। चलो नेक्स्ट, अब यंग्स टेबल से वेव ऑप्टिक्स का एक और क्वेश्चन आ गया। इसमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है सिंगल वेवलेंथ वाला, उसकी जगह हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, उसकी जगह हमने यहाँ पे दे दिया वाइट लाइट। ठीक है, सिंपल मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह वाइट लाइट आपने ले ली, तो वाइट लाइट अगर लेते हैं तो क्या होगा ये पूछा है इसमें। ऑप्शन पढ़े देखो, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी इक्वल विड्थ, इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपियर, नहीं वाइट लाइट लेने से क्या होगा, डिसअपियर तो होगा नहीं। देयर विल बी अ सेंट्रल डार्क फ्रिंज, सेंट्रल डार्क फ्रिंज होती नहीं है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। इक्वल विड्थ नहीं होती है, तो ये फोर्थ ऑप्शन थे। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है सराउंडेड बाय फ्यू कलर फ्रिंजेस, ये करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि लैम्डा अलग अलग हो गया तो फ्रिंज विड्थ ये देखो, ऑल फ्रिंजेस इक्वल विड्थ नहीं होगी, क्योंकि आपने व्हाइट लाइट ली, सारे कलर ले लिए, तो अलग अलग लैम्डा होगा। बट सभी कलर्स का जो वेवलेंथ होता है अलग अलग होता है, बट सेंटर पे आके सबका जो है 0 पार्ट डिफरेंस से उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सेंट्रल तो ब्राइट बनेगी, डार्क तो बनेगी नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, सारी की सारी लाइट वापस सेंटर पे, सबका फेज डिफरेंस 0 के साथ मर्ज हो जाती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ब्राइट फ्रिंज मिलती है। ठीक है, और सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंज बनती है। ये एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, न्यूमेरिकल दे रखा है, बिल्कुल एज इट इज़ दिया था। अगला देखो,
टेलीस्कोप का। ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ दे रखी है FO 140, FO इक्वल्स टू दे रखा है 140 सेंटीमीटर, FE दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफिकेशन पावर पूछी है कौन से किसके लिए, मैग्नीफिकेशन पावर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट रखना है, ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने हैं आपको, टेलीस्कोप है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफिकेशन पावर की फॉर्मूला जो होता है FO अपॉन FE होता है, बहुत ईजी, 140/5, बहुत ईजी, कैंसिल किया तो आंसर आ गया 17। 140/5 करना नहीं, 17 सॉरी 28 आंसर है इसका, कैंसिल कर दोगे 2 टाइम्स और 8 टाइम्स 28, ठीक है। तो बस FO अपॉन FE, लेंथ के लिए FO प्लस FE आपने पढ़ा है, नॉर्मल एडजस्टमेंट टेलीस्कोप के लिए। तो ये भी बहुत सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी दे रखा है, ठीक है। बैटरी पैरेलल प्लेट कनेक्टेड, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है भाई, बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। बैटरी हो गई V, इस पर भी चार्ज आ जाएगा Q, इस पर वो इसका पोटेंशियल हो जाएगा V, कैपेसिटी C होती है। तो वो आपको पता है फॉर्मूला Q इक्वल्स टू CV होता है। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV² भी होता है और हाफ QV भी होता है, ये आपने पढ़ा है। चलो मैंने सारे फॉर्मूले दिए, देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले इसने किया क्या कि दोनों प्लेट्स को, जो प्लेट्स हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, दोनों को क्लोज कर दिया। मतलब यहाँ पर ये जो C का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ε0A/d। अगर प्लेट्स पास लेके आओगे तो डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो कैपेसिटेंस का बढ़ना, प्लेट्स के पास आने से कैपेसिटेंस बढ़ता है, ये बात पक्की है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस तो बढ़ गया। अब ऑप्शन दे रखे हैं, देखो उसके अंदर 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें आपको करेक्ट करना है। ये यहाँ पे लेंदी हो जाता है कि एक एक ऑप्शन चेक करो, हमें कैपेसिटर के बारे में पता तो है सर, हमने पढ़ लिया सर ये C की वैल्यू ε0A/d होती है, डिस्टेंस कम करने से कैपेसिटी बढ़ जाती है, बट ये तो साथ साथ कई सारी चीज़ें दे रखी है, तो सब चीज़ों को उसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस बिकॉज बैटरी से कनेक्टेड है, तो बैटरी इज अ सोर्स ऑफ चार्ज, ये और चार्ज दे सकती है क्योंकि कैपेसिटी बढ़ गई तो चार्ज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। बैटरी कनेक्टेड है, चार्ज और स्टोर कर सकती है, चार्ज इंक्रीज होगा। एनर्जी डिक्रीज, एनर्जी आपको पता है हाफ CV² है, ठीक है, हाफ CV² है एनर्जी का फॉर्मूला। तो वोल्टेज तो कांस्टेंट है, C आपका कम हो गया, तो C कम हो गया तो एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी डिक्रीजेस, ये भी कह सकते हो आप। इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। द रेशियो ऑफ चार्ज इज पोटेंशियल रिमेन द सेम, रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन सेम। Q और V का जो रेशियो है वो सेम रहेगा क्या, रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल रिमेन सेम, तो ये तो सेम रहेगा नहीं, गलत हुआ, ठीक है। फिर लास्ट बोला था प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, तो Q और V इंक्रीजेस, प्रोडक्ट क्या होता है, Q है V है। अब आपको पता है Q इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। V तो क्या है, V तो कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये सही है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीज, ठीक है। तो ई ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो फिर कौन सा ऑप्शन गलत हो गया इसमें, 4 ऑप्शन के सारे हैं, इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन आंसर में 3 ऑप्शन दे रखे हैं, हाँ 3 ही दे रखे हैं। तो एक जो गलत हुआ वो बताओ कौन सा हुआ, देखें इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस, तो चार्ज आपका इंक्रीज होगा, या आप कह सकते हो चार्ज इंक्रीज होगा कि कैपेसिटी बढ़ गई है, बैटरी आपने कनेक्ट कर रखी है, राइट, बैटरी कनेक्ट कर रखी है तो चार्ज को इंक्रीज कर देगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें बैटरी है, प्लेट्स को अपन चला रहे हैं, मूव कर रहे हैं क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो कहाँ पर गलती हुई इसमें, देखो डिस्टेंस बढ़ाने से कैपेसिटी बढ़ जाती है, चार्ज जरूर बढ़ेगा, ठीक है, कैपेसिटी बढ़ती है तो चार्ज बढ़ेगा। अच्छा एनर्जी देखो, अब कैपेसिटी बढ़ेगी तो चाहिए ना हाफ CV² लगाते हैं हम, अच्छा कैपेसिटेंस बढ़ेगा ना तो एनर्जी भी तो बढ़ेगी, ये गलत हो गया। तो एनर्जी डिक्रीजेस तो गलत कर दिया हमने, एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज U प्रोपोर्शनल टू C है ना, U प्रोपोर्शनल टू C है, C तो बढ़ा, Q भी बढ़ा, एनर्जी भी बढ़ेगी ना, एनर्जी डिक्रीज, ये गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, A सही है, C सही है, D गलत है, E तो सही है ही सही। A, C और E ये 3 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्स का रिलेशन हो गया, मैंने सोचा इन्वर्सली है, बट ये सामने के सामने सी बढ़ेगा तो यू भी तो बढ़ेगा, ये पहले गलत किया था हमने, ठीक है। चलो तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया ए सी एन ई हो। अगला देखो, ये भी बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल, एसी वाला 10 माइक्रोफेट का कैपेसिटर दे रखा है, 210 वोल्ट है, सोर्स फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पीक करंट पूछा है, तो कैपेसिटेंस सर्किट, ये कौन सर्किट है, सी सर्किट है, ओनली सी सर्किट। तो आपको पता है सी सर्किट के लिए हमें सबसे पहले सी सर्किट के लिए एक्सी पता होना चाहिए। एक्सी की वैल्यू क्या होती है, 1/c ओमेगा, राइट। एक्सी निकल गया, करंट निकालनी है, करंट की कौन सी वैल्यू निकालनी है, पीक करंट निकालना है, तो आई नॉट के लिए वी नॉट चाहिए, वी नॉट अपॉन एक्सी कर लेंगे, पीक करंट आ जाएगा। तो क्या आपको वी नॉट गिवन है क्या इसमें, ये क्या लिखा हुआ है 210 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो ये 210 वोल्ट दे रखा है, ये सोर्स पे रिटर्न वैल्यू है। वैसे आपको पता है रिटर्न वैल्यू होती है, प्रिंटेड वैल्यू होती है, लिखी भी है, तो वो VRMS होती है। तो अगर VRMS 210 वोल्ट है तो वी नॉट कितना होगा, इसका √2 टाइम्स, तो वी नॉट तो आ गया इसका 210 इंटू √2, तो पीक वैल्यू तो लिख दी मैंने वोल्टेज की। XC की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/c ओमेगा, सी की वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड है, 10 इंटू 10⁻⁶। ओमेगा कितना है, ओमेगा 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 कहाँ है, ओमेगा तो नहीं दे रखा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो 2πf फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया आपके पास XC की वैल्यू, XC की वैल्यू हो जाती है 100 पाई और यहाँ पर 100,000, ये हो गया 10⁻³ ये XC की वैल्यू है। 2 इंटू 50 100 हो गया, एक जीरो या 3 जीरो हो गए, 3 जीरो कट जाएंगे, -6 से 3 बचा माइनस का, ऊपर जाके प्लस का हो गया, पाई अपॉन में रह जाएगा। तो XC की वैल्यू है 10/3/π ओम, ये XC की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 10⁻³ तो पाई यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, तो ये हो गया 21 इंटू √2, पाई की वैल्यू 3.14 लिखा है इसमें, 3.14 अपॉन 100। अब यहाँ पे सॉल्व करना है इसको, तो ये सॉल्व कर सकते हो आप इजीली और करंट निकाल सकते हो। 21 इंटू 3 लगभग हो गया आपका √2, मतलब 1.4 टाइम्स हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो उसको सॉल्व कर लोगे, करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। सॉल्व करने में इसका आंसर करेक्ट है, करेक्ट आंसर इसका 0.93 एम्पियर, सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.93 एम्पियर, ठीक है। 0.93 आंसर है, ये 2 3 गड़बड़ ऊपर नीचे कर दिया, बट 0.93 आंसर है इसका। नेक्स्ट देख, अब ये एक अच्छा न्यूमेरिकल था, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर ये क्या दे रखा है, व्हीट स्टोन ब्रिज दे रखा है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो सकता है पूछा है, कैन अचीव द बैलेंस ब्रिज। तो बैलेंस ब्रिज का मतलब आप समझते, जैसे आप इसमें अगर रेशो देखोगे ना रेजिस्टेंस का, तो क्या दे रखा है 10/15 10/5, मैच नहीं कर रहा ना, हमें तो वही पता है कि भी क्या होगा R1/R3, ठीक है, इसका इससे रेशो और उसका इससे रेशो R2/R4, जब ये इक्वल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस अगर इक्वल होते हैं तो ये बैलेंस होता है। बट क्या यहाँ पर ऐसा कहीं है, सबसे पहले बच्चे वही ढूंढ रहे हैं कि बैलेंस कहाँ दिख रहा है, तो 10/15 10/5 10/15 10/5 10/15 10/5 सेम 10/15 10/5, तो ये जो रेजिस्टेंस का रेशो वाला है, तो ये तो कहीं लगेगा नहीं, इसमें कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। बट इसमें साथ में क्या दे रखा है, डायोड, वो बोला है कि डायोड कौन सा व्हीट स्टोन बैलेंस हो सकता है, तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस डायोड का भी होता है ना, अगर कहीं थोड़ा बहुत अब माने हैं तो कहीं कम पड़ रहा हो तो डायोड भी थोड़ा रेजिस्टेंस दे सकता है, उस हिसाब से पूछा है बैलेंस कौन सा हो सकता है, राइट। उसके बाद डायोड भी देखोगे ना आप, तो डायोड को भी ध्यान से देखना है कि क्या ये फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में है। अगर रिवर्स बायस में हुआ तो करंट क्या कर देता है, खत्म कर देता है, करंट होता ही नहीं, करंट फ्लो ही नहीं होता सर्किट में। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस का गया डायोड ये रहा, तो डायोड अगर ये रहा, ये तो क्या होता है, ये पी होता है, ये एन होता है, एन को प्लस से कनेक्ट कर दिया, ये तो डायोड काम ही नहीं कर रहा, तो इसमें सर्किट में तो करंट ही नहीं फ्लो हो रही हो, तो ये तो कोई बैलेंस किया, तो कहीं ये तो आप कह सकते हो ना बैलेंस हो गया नहीं, तो क्योंकि ये सर्किट तो रहा ही नहीं इसमें, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, फेल हो गया, इसमें करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, राइट। नेक्स्ट देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस कहाँ गया एन साइड, ये ठीक है, और ये प्लस जो है आपका यहाँ पर प्लस यहाँ पे दे सकते हैं, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये फॉरवर्ड बायस है डायोड, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो 10/15
राइट। 10/15 एक तरफ दे रखा है, दूसरी तरफ दे रखा है 10/5, 5 प्लस मतलब कुछ डायोड रेजिस्टेंस दे सकता है। तो यहाँ पर अगर देखो तो 2/3 का रेशो बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अगर डायोड 10 ओम दे देगा तो ये भी क्या हो गया 10/15 हो जाएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसमें सेकंड है। रेजिस्टेंस आप मान के चलो कि डायोड का कुछ रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो बैलेंस हो सकता है। ये ऑप्शन देखो, ये प्लस है माइनस है, तो माइनस हो गया यहाँ पर, तो ये डायोड भी क्या हो गया रिवर्स हो गया, तो ये भी काम नहीं करेगा रिवर्स बायस में। ये रिवर्स बायस है, ठीक है, ये आपका P हो गया, P को N से जोड़ दिया, तो ये दोनों ही रिवर्स बायस हैं, रिवर्स बायस जंक्शन के डायोड हैं, काम ही नहीं करेंगे। और ये आपके इसमें पैरेलल लगा दिया तो पैरेलल में तो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, ठीक है। तो 3 ऑप्शन आप देख लो, ये गलत हैं, एक ऑप्शन सही है। और मैंने आपको बताया 5 प्लस कितना जो भी डायोड दे सकता है, तो ये बैलेंस हो सकता है, करेक्ट ऑप्शन सेकेंड है इसका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 2 हीटर दे रखे हैं, इनकी पावर दे रखी है 1 किलोवोल्ट और 2 किलोवाट वाट में दे रखी पावर। इनको पहले सीरीज में कनेक्ट करोगे देन पैरेलल में, ठीक है। तो सीरीज पैरेलल में हमें रेजिस्टेंस का पता होता है, पावर का फॉर्मूला जो होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। तो रेजिस्टेंस नहीं देखा, पावर दे रखी, तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो ना पावर से। R क्या हो जाएगा V²/P, ठीक है भी। तो पहले हीटर की मैं रेजिस्टेंस निकालूं, उसको लिख दिया R1, तो आ जाएगा V²/1। दूसरे हीटर का रेजिस्टेंस निकालूं R2, वो आ जाएगा V²/2, तो R1 R2 आ गए। पहले दोनों सीरीज में थे, दोनों हीटर, इसको हीटर मान लेता हूँ मैं, एक हीटर ये रहा, एक हीटर ये रहा, दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में तो रेजिस्टेंस क्या होता है R1 + R2 होता है, ठीक है। तो सीरीज में R1 + R2 होता है, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ V² + V²/2। तो सीरीज में RS इक्वलेंट कितना आया, ये आ जाएगा 2 एलसीएम ले लिया, तो 3/2 V², ठीक है। अब पावर पूछिए, रेजिस्टेंस आ गया तो पावर निकाल लेंगे, पहले सीरीज में रेजिस्टेंस ही आ गया दोनों हीटर का। दोनों हीटर को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, तो पैरेलल में तो क्या होती है पावर आपको पता है, 1/RP = 1/R1 + 1/R2। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू V², तो यहाँ पे आ गया 1/V²। R2 की वैल्यू क्या है 2/V², तो ये क्या आ गया V² कॉमन ले लिया, तो 3/V² हो गया, ठीक है। ये RP की वैल्यू है, RP की वैल्यू ये 1/RP की वैल्यू है। RP की वैल्यू आ जाएगी, RP की वैल्यू आ जाएगी V²/3, ठीक है। तो RP की वैल्यू V²/3 और RS की वैल्यू, RP लिख देता हूँ, RP की वैल्यू हो जाएगी V²/3। अब ये तो पूछा है, ये रेजिस्टेंस के लिए हमने निकाल दिया सीरीज पैरेलल का, हमें निकालनी है इसकी पावर, हमें निकालनी है पावर आउटपुट जो ये कंज्यूम कर रहा है। तो पावर का फॉर्मूला अगेन हम क्या लेंगे, और इसमें पावर का फॉर्मूला हम ले लेंगे P1 से, P1 कंजम्पशन है, P2 कंजम्पशन है। P की वैल्यू, P1 की वैल्यू हो गई V²/RS, पहला सीरीज ले लेता हूँ, दूसरा पैरेलल, फिर यहाँ आ जाएगा V²/RP। तो वोल्टेज सेम कट गया, तो RP की वैल्यू कितनी है V²/3, RP की वैल्यू रख दी V²/3 और RS की वैल्यू रख दी 3/2, 3V²/2, तो V² कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 2/9। पावर कंजम्पशन का रेशियो पूछा था, तो रेजिस्टेंस जो हमने ही दोनों हीटर सीरीज में लगाए, रेजिस्टेंस निकाला, दोनों हीटर पैरेलल में लगाया, रेजिस्टेंस निकाला, और पावर का फॉर्मूला वापस लगा दिया V²/RS या V²/RP, उससे नेट पावर का रेशियो निकल गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होगा। अगला देखो, अगला न्यूमेरिकल है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। देखो, तो इसके अकॉर्डिंग पूछा आपसे एक्सेलरेशन, इसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कौन सा सूट करता है वो देखें हम। तो यहाँ पे मार्क कर लो, स्पेशली देखो मार्क करें कि शुरू में वेलोसिटी 0 है, फिर यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, सेकंड पहले टाइम इंटरवल में वेलोसिटी 0 है, सेकंड टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, थर्ड टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन प्लस का होगा, और यहाँ पर जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तब एक्सेलरेशन माइनस का होगा। तो फर्स्ट स्लॉट में एक्सेलरेशन 0 है, सेकंड स्लॉट में एक्सेलरेशन प्लस का है, थर्ड स्लॉट में एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ आप देखो ऑप्शन कहाँ मिलेगा,
तो ये ऑप्शन देखो आप, ये तो सेम ग्राफ बना दिया, ये एक्सेलेरेशन के लिए ये वाला ग्राफ। फर्स्ट स्लॉट में एक्सेलेरेशन 0 है, सेकंड स्लॉट में एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, थर्ड स्लॉट में एक्सेलेरेशन 0 हो गया और फोर्थ स्लॉट में एक्सेलेरेशन नेगेटिव चला गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ इसका। थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, ग्राफ टू ग्राफ बनवाया है तो ग्राफ से ग्राफ बनाने के न्यूमेरिकल्स भी इस तरह से आ सकते हैं। अगला देखो, ये भी बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल था, बस मल्टीपल एक्स के फॉर्म में पूछा है तो थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें। देखो मास पेंडुलम दे रखा है, ठीक है, लेंथ दे रखी है। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t = 2π√L/g। क्या इसमें मास कहीं होता है? होता ही नहीं मास, तो 2π√L/g, ठीक है। मास में चेंज करेंगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट लेंथ को हाफ कर दिया तो नया टाइम पीरियड जो होगा t डैश वो हो जाएगा 2π, लेंथ हाफ कर देते हैं तो L/2 हो जाएगा लेंथ, ठीक है। तो लेंथ हाफ करने से न्यू टाइम पीरियड बिकम्स x/2। अगर पहले x था, अब नया टाइम पीरियड x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x/2 हो जाएगा नया टाइम पीरियड। तो हम देखें t डैश की वैल्यू ये रही, t डैश की वैल्यू जाएगी t/√2, t डैश की वैल्यू t/√2 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो कितना हो गया टाइम पीरियड, पहले टाइम पीरियड था x, अब हो गया x/2। तो यहाँ पे ओरिजिनल टाइम पीरियड देन द वैल्यू ऑफ x पूछा है। तो पहले टाइम पीरियड जो था, ठीक है, वो हो गया x की वैल्यू पूछी है, x/2 हो गया। तो x पहले टाइम पीरियड जो भी था उसका x, ये जो नया टाइम पीरियड आया है t डैश = t/√2, ये x/2 टाइम्स हो गया, = x/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड। तो t से t कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे आ गया 1/√2, तो ये = x/2 आ गया। तो 2 कैंसिल करके x की वैल्यू √2 आ जाएगी। थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत थी, x की वैल्यू √2 है। बोला जो नया टाइम पीरियड आपने निकाला t डैश, जब आधी लेंथ करने से वो t/√2 हो गया। तो जो नया टाइम पीरियड है ये t/√2 आ रहा है। ये उसने कहा कि x/2 टाइम्स है पुराने टाइम पीरियड का, तो ये वाला भी रखो, ये वाला भी रखो और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें, कंफ्यूजिंग करने के लिए x/2 टाइम्स और x की वैल्यू पूछ ली थी। अदरवाइज न्यू टाइम पीरियड भी तो पूछ सकता था कि पहले टाइम पीरियड t है तो अब कितना हो जाएगा, तो अब हो जाएगा t/√2, ये इजी फॉर्म हो जाता। बट इसने x/2 करके x की वैल्यू पूछ ली, तो वो क्लियर इसमें करना, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो सकता है। तो x/√2 है इसका। चलें नेक्स्ट। अगला देखो, मेटेलिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस 0.5, यंग्स मॉडुलस दे रखा है y, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ये इसमें दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, ठीक है। लेंथ दे रखी है 1, अल्फा भी दे रखा है, लेंथ दे रखी है 1, एरिया भी दे रखा है इसमें 10⁻³ टेम्परेचर डिफरेंस भी दे रखा है डेल्टा थीटा 0 to 100, तो 100 दे रखा है। तो पूछा है कि ठीक है कॉम्प्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इन इट, तो फोर्स की वैल्यू पूछी है। तो जो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होती है, थर्मल स्ट्रेस, उसको थर्मल स्ट्रेस कहते हैं जो ड्यू टू टेम्परेचर आता है इसलिए। तो थर्मल स्ट्रेस वो होता है y∠θ। इस स्ट्रेस को मैं लिख देता हूँ फोर्स अपॉन एरिया। तो उसने फोर्स पूछा है, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी y∠θ × a। सब वैल्यू गिवन है इसमें, जैसे y की वैल्यू दे रखी है तो 0.5 × 10⁻11, y की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू गिवन है, अल्फा की वैल्यू 10⁻⁵, डेल्टा थीटा 100, एरिया भी गिवन है, क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻3, ठीक है, बहुत इजीली निकाल सकते हैं फिर तो। -3 -5 ये हो गया 8 11 में से कट करोगे 3 बचेगा, तो 3 × 2 5 हो गया, तो ये आ गया 0.5 × 10⁵ न्यूटन। तो 0.5 × 10⁵ न्यूटन नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करें, इससे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बताओ फिर। ये तो ऑप्शन में नहीं है 0.5, तो उसको 0 को एडजस्ट करोगे तो 0 को एडजस्ट करके आप आगे ला सकते हो, 0.5 का 5 आगे आ जाएगा, एक 0 और लिया होगे तो 50 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो इसका आंसर 50 मतलब इसी के 2 0 अगर आप इसमें काम में लो तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, × 10⁻³ बचेगा फिर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 50 × 10⁻³ तुमने निकाला था 0.5 × 10⁵, बट यहाँ पे 50 × 10⁻³ है, तो तुमने निकाला वो ऑप्शन मिले ऐसा ज़रूर नहीं है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन
ऑप्शन में देख के सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट देखो, अ शीट इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोल। तो मैग्नेटिक पोल ले लिया, सपोज करें कोई नॉर्थ पोल है, इसके सामने एक शीट रख दिया अपने ऐसे, ठीक है। फोर्स किस लिए चाहिए होगा, फोर्स किस लिए चाहिए, फोर्स चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन देखो, होल्ड द शीट देयर इज, इफ इट इज मैग्नेटिक, अगर ये मैग्नेटिक हुआ, ये जो शीट है अगर ये मैग्नेटिक है तो उसको होल्ड करने के लिए फोर्स चाहिए होगा, बिकॉज अगर ये मैग्नेटिक है तो क्या होगा, अट्रैक्ट या रिपेल होगी, तो होल्ड करने के लिए फोर्स चाहिए होगा, ये सही है इसका। होल्ड द शीट इफ देयर इज नॉन मैग्नेटिक, तो जरूरत नहीं है, इसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है नॉन मैग्नेटिक को, ठीक है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला। थर्ड, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग, अगर शीट को मूव, अगर आप देखो अगर कंडक्टिंग है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना है, तो उसमें क्या होगा, एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगी, तो भी आपको क्या होगा, फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मूव करने के लिए। और डी ऑप्शन है इसका, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोथ नॉन कंडक्टिंग नॉन पोलर, तो नॉन कंडक्टिंग नॉन पोलर होगी तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी शीट को मूव करने की, तो ये भी गलत है। तो दो ऑप्शन करेक्ट हुए इसके अंदर, जब वो कंडक्टिंग होगी या मैग्नेटिक होगी, दो वर्ड है इसमें, एक तो होल्ड मैग्नेटिक, ठीक है, फोर्स की कब जरूरत पड़ेगी, जब वो मैग्नेटिक है, फोर्स की कब जरूरत पड़ेगी, जब वो कंडक्टिंग है, तो ए और सी करेक्ट ऑप्शन है। अदरवाइज जब नॉन मैग्नेटिक है, नॉन कंडक्टिंग है, तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो ए एंड सी राइट। नेक्स्ट देखो, अब ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का न्यूमेरिकल, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं पूछा है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो नॉन है, मतलब नॉट है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन बोला है दे ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो आपने पढ़ा है कि चार्ज जब रेस्ट में होता है, रेस्ट चार्ज, इसकी कोई स्पीड नहीं है, ज़ीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जब चार्ज मूविंग होता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है, और जब चार्ज एक्सेलरेटेड होता है तब बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये तो कह रहा है ओरिजिनेट हो रही है मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड से, तो ये गलत है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बस, एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनानी है हमें, तो उसके लिए चार्ज कैसा चाहिए, एक्सेलरेटेड चार्ज चाहिए, पहला गलत है। दे आर ट्रांसफर इन नेचर, ये सही है। द एनर्जी डेंसिटी इक्वल, ये भी सही है। और दे ट्रैवल विद स्पीड, जो सी लाइट की स्पीड है, ये भी सही है। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, बट से पूछा है विच इज़ नॉट करेक्ट, तो हमारा तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला ही है, नॉट करेक्ट है, ये सारे करेक्ट ऑप्शन हैं, ठीक है। अगला देखो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टिंग टू अ बैटरी विद अ रेजिस्टर, इफ I इज अ करंट इन सर्किट देन द गैप बिटवीन द प्लेट्स, जो प्लेट्स के बीच का जो गैप होता है, जिसको हम पढ़ा था, जिसको हमने पढ़ा है, उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है, उसी के लिए पूछा है इसमें। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट करंट, प्लेट्स के बीच में जो गैप होता है, इससे फ्लो होता है, इसका मेन करंट के इक्वली आप मान सकते हो, उसकी वैल्यू इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू जो है मेन करंट की इक्वल होती है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नीट्यूड ग्रेटर गलत है, देयर इज नो करंट, तो नो करंट नहीं, प्लेट्स के बीच में जो गैप होता है उसमें करंट फ्लो होना हो तो उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई, ये सही है थर्ड ऑप्शन। और डिस्प्लेसमेंट करंट और मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई, ब्लड फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन भी सेम होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट की डायरेक्शन और मेन करंट की डायरेक्शन दोनों सेम ही होती है, मेन करंट आई एस है, डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी ऐसे ही होगा, तो डायरेक्शन सेम, अपोजिट डायरेक्शन होती नहीं, तो फोर्थ भी गलत, तो थर्ड ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट देखो, ये दे रखा है बार, iron bar of length L, magnetic moment M, it is bent into the middle of its length such that the two arms make 60 डिग्री, ऐसे देखो, ये बार मैग्नेट दे रखा है ऐसा, ऐसे 60 डिग्री एंगल पे। तो बार मैग्नेट जो पहले था इनिशियली, अगर मैं देखूं बार मैग्नेट जो क्या था वो ऐसे था, बार मैग्नेट, लेंथ इसकी L है, दो पोल्स हैं, नॉर्थ है, साउथ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है इसका, मैग्नेटिक मोमेंट होता है M = M × L, ये मैग्नेटिक मोमेंट था। आपने 60 डिग्री टर्न कर दिया, ये लेंथ कितनी हो जाएगी L/2, ये लेंथ आधे आधा टर्न किया तो L/2। अब यहाँ पे नॉर्थ ही आ गया, यहाँ पे साउथ ही आ गया, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ, L इफेक्टिव। अब पोल स्ट्रेंथ तो चेंज होगी नहीं क्योंकि मैग्नेट को आपने कट नहीं किया है, तो पोल स्ट्रेंथ इनकी सेम रहेगी M और -M, बट दोनों के बीच में जो गैप है या डिस्टेंस है बीच के, वो निकालनी पड़ेगी, इसको इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। अब L/2 60 डिग्री के हिसाब से ये जो डिस्टेंस आएगी नॉर्थ टू साउथ, ये भी L/2 आएगी, ठीक है। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा M डैश कह दो,
पोल स्ट्रेंथ वही रहेगी, इफेक्टिव लेंथ L/2 रहेगी, तो ये इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट का आधा हो जाएगा M/2। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका थर्ड है। नेक्स्ट देखो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो लॉन्चिंग के लिए हमने पढ़ा है, इसमें जब भी किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में या सरफेस से किसी ऑर्बिट में, तो आपको निकालना होता है वर्क डन या एनर्जी रिक्वायर्ड, एक ही बात है। ये निकालते हो आप u फाइनल वो कहाँ है और u इनिशियल वो कहाँ से आपने इसको लॉन्च किया है, ये निकालना है। वर्क डन बोलो चाहे एनर्जी बोलो, ठीक है। तो u फाइनल मतलब आपने उसको पहुँचा दिया कहाँ पर, सरफेस से 2r एल्टीट्यूड, मतलब 2r हाइट, सरफेस से 2r, सेंटर से क्या होगी 3r। तो उस ऑर्बिट में जाके उसकी जो एनर्जी बनेगी वो आ जाएगी -gmm। वैसे पोटेंशियल जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -gm/2r होता है, बट रेडियस क्या है उसकी 3r बनेगी सेंटर से। तो और इनिशियली वो कहाँ पे था, इनिशियली वो ऑर्बिट में नहीं था, इनिशियली वो सरफेस पे था। तो सरफेस में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी सरफेस वाली -gmm/r, सरफेस पर था वो। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड आ जाएगी आपके पास, तो G कैपिटल M स्मॉल m भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो आया -1/6r प्लस का 1/r, एलसीएम ले लिया 6r, तो G कैपिटल M स्मॉल m, एलसीएम आएगा 6r, यहाँ पर आएगा -1 प्लस आएगा यहाँ पे 6, तो क्या आ गया 5 आया, तो 5G कैपिटल M स्मॉल m/6r, ये आंसर है इसका। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सेकंड, 5gmm/6r, राइट। तो ये जब भी लॉन्च करना हो तो वर्क डन जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको 3 ग्राफ दे रखे हैं T और V के बीच में। पहली बात तो T और V के बीच में ग्राफ दे रखा है, तो इक्वेशन आपको पता है PV = nRT होती है। मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ, nRT = PV, क्योंकि T को ना y एक्सिस पे रखा गया है। अब T की बात करूँ तो आएगा P/nr, यहाँ T की बात करूँ P/nr × V। अब nr तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो nr कांस्टेंट हो गया, तो T प्रोपोर्शनल टू P आ रहा है, सॉरी T प्रोपोर्शनल टू V आ रहा है, T प्रोपोर्शनल टू V है, राइट। अब T प्रोपोर्शनल टू V है, तो T की जगह आपने y के एक्सिस पर T रखा हुआ है, x एक्सिस पर आपने V रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो स्लोप आता है, उस स्लोप की जगह इसमें क्या है, इसमें स्लोप आता है m, इसमें क्या आ रहा है, इसमें वो आएगा स्लोप की जगह p। तो प्रेशर जो चाहिए आपको विच इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टीवी ग्राफ, स्लोप ऑफ टीवी ग्राफ, तो टीवी ग्राफ का स्लोप, ठीक है भाई। तो टी और बी ग्राफ का स्लोप, ये जिसका स्लोप ज़्यादा होगा प्रेशर आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, स्लोप की बात करूँ तो स्लोप देखो, ये P1 का स्लोप ये वाला आएगा, P2 का स्लोप ये वाला आएगा, P3 का स्लोप ये वाला आएगा। तो आप देख रहे हो P3 का एंगल कम है, स्लोप भी कम है, P2 का एंगल ज़्यादा हो गया, P1 का सबसे ज़्यादा एंगल है, तो सबसे ज़्यादा स्लोप होगा P1 का, ठीक है। तो सीक्वेंस में ये P1 P2 P3, ये P1 लिखा है यहाँ पर, ये रहा, ये P1 P2 P3, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। सबसे ज़्यादा प्रेशर 1 पे होगा क्योंकि स्लोप ज़्यादा है 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का। नेक्स्ट देखो, फोर्स डिफाइंड बाय F = α/t² + βt फोर्स दे रखा है ऑन ए गिवन टाइम, फैक्टर विच इज़ डायमेंशनलेस, द फैक्टर विच इज़ डायमेंशनलेस। तो आपको सबके डायमेंशन निकालने पड़ेंगे और कौन सा फैक्टर डायमेंशनलेस है वो बताना पड़ेगा। तो आपको पता है फोर्स है, फोर्स में आप ऐड कर रहे हो अल्फा, फोर्स इक्वल्स टू α/t² है, तो α/t² की डायमेंशन, इसमें आप ऐड कर रहे हो βt, तो βt की डायमेंशन, इन सबकी डायमेंशन सेम है, इन सबकी डायमेंशन फोर्स के बराबर है, ठीक है। तो सबकी डायमेंशन फोर्स के बराबर है, तो आप अल्फा की डायमेंशन निकाल सकते हो। अल्फा की डायमेंशन आ जाएगी फोर्स अपॉन t² से, तो फोर्स m1 L1 t-2 होता है, t² का t2 होता है। तो यहाँ पर जो अल्फा की डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी m1 L1 t-4, निकाल के रख लो, ये अल्फा की डायमेंशन है। बीटा की निकाल सकते हो, बीटा क्या होगा f/t से आएगा, तो इसमें एक टाइम कम कर देते हैं, ये वाला टाइम t2 नहीं होगा 1 होगा, तो यहाँ -3 आएगा, तो आएगा m1 L1 t-3। आपको देखकर ऑप्शन बताना है कौन सा डायमेंशन लेस है। तो अल्फा में t-4 है, बीटा में t-3 है, तो आप देखोगे अल्फा, ये देखो अल्फा में -4 है, बीटा में -3, बाकी सब सेम है। तो अल्फा में अगर -4 को -3 करना होता कि कट जाए, तो ये ऑप्शन थर्ड आएगा। अल्फा इंटू टी कर दो,
इंटू टी करते ही -3 हो जाएगा, और अब डिवाइड में बीटा कर दिया तो सब कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास डायमेंशनलेस कौन सा आ गया, थर्ड आ गया। ठीक है, अल्फा टी लिखोगे, जैसे अल्फा आपने लिखा अल्फा और टी अपॉन बीटा। अब ध्यान से देखो तो अल्फा ये रहा, एक टी जोड़ दोगे तो -3 हो जाएगा, फिर कट जाएगा। डायमेंशनलेस पूछा था तो अल्फा टी अपॉन बीटा ये करेक्ट आंसर है इसका। ऑलमोस्ट हो गए, चलो सारे कंप्लीट, सारे क्वेश्चन हो गए। तो ये था नीट 2024 का पेपर। थैंक यू।